हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए भैया, जैसे कि हमारा कल हमने भाषा का टॉपिक शुरू करा था और वो भाषा के टॉपिक में हमने सिर्फ क्या चीज सीखी थी कि हमें भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कि भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई थी किससे, आपकी भाष्य धातु से। और भाष्य का अर्थ क्या था कि भाष्य का अर्थ था मेरे भाई विचार प्रकट करना, और विचार क्या था आपका ध्वन्यात्मक इकाई थी। तो इस प्रकार से जैसे हम विचार को ध्वनि का या कहते हैं कि मौखिक रूप या लेखन का रूप देते हैं, तो हमारे सामने शब्द के या वर्ण के या वाक्य के रूप में प्रकट होते हैं। इतनी बात सीखी थी। फिर उसके बाद सीखा था कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, कि दो व्यक्ति थे, उनके विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम साधन था वही क्या था, आपका भाषा था। अब इसमें से हमने उन विचारों के आदान प्रदान के जो माध्यम है उसके प्रकार सीखे थे। तो वो प्रकार कितने हुए थे आपके, तो वो 3 प्रकार हुए थे। एक कौन से आपके मौखिक, एक कौन से हुए थे लिखित, और एक कौन से हुए थे सांकेतिक हुए थे। इतना हमने सीख लिया था। उसके उदाहरण बहुत अच्छे से करे थे। तो मेरे भाई जिसने वो वीडियो ना देखी हो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब देखिए वहां से आगे का शुरू करते हैं। तो उससे अगला जो टॉपिक आता है, मतलब टॉपिक का नाम तो हमारा चल रहा था क्या, आपका भाषा का टॉपिक चल रहा था। तो इसमें जो आपका अगला नेक्स्ट पॉइंट बनकर आता है वो आता है क्या, कि भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक तथ्य, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक तथ्य। देखो मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं तो वो कितने हैं आपके, वो मनोवैज्ञानिक तथ्य उनकी संख्या मेरे भाई कितनी है, तो उनकी संख्या है आपकी कितनी, 3। कि आप किसी भी भाषा को सीखते हैं तो उसके मनोवैज्ञानिक तथ्य कितने होते हैं, 3 होते हैं। और वो कैसे हैं, तो देखें उनका सबसे पहला आता है आपका क्या, जिसका नाम होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है आपका क्या, अनुकरण। अनुकरण के बाद क्या होता है आपका, तीसरा पॉइंट होता है जिसका नाम होता है क्या, आपका अभ्यास। इस प्रकार से भाषा के कितने मनोवैज्ञानिक तथ्य हो गए मेरे भाई, तो मनोवैज्ञानिक तथ्य हो गए आपके 3। अब देखिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं अच्छे से। बोले भैया जिज्ञासा क्या है। देखो भाई जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो देख रहे हैं तभी तो देख रहे हैं जब क्या आपके अंदर सीखने की क्या है, लगन है, या सीखने का उत्साह है, या सीखने का क्या है, जुनून है। तो वो जुनून, वही लगन या जानने की आप इच्छा रखना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं जिज्ञासा। अब आपके अंदर जिज्ञासा थी सीखने की, आपने क्या करा, आपने चैनल खोला। अब चैनल खोलने के बाद में आप वीडियो देख रहे हैं, तो अब आपको पढ़ना कैसे है, आपको सीखना कैसे है। तो वो पढ़ना या सीखना जो होता है वही कहलाता है क्या, आपका अनुकरण। अनुकरण मतलब कि जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं, आप उसी प्रकार से पढ़ें, उसी प्रकार से समझें, तो वो क्या कहलाता है आपका मेरे भाई, अनुकरण कहलाता है। अब जैसा मैं आपको सिखाकर यहां से भेज रहा हूं, यानी कि जो आपको इस वीडियो में मैं सिखा रहा हूं, आप उसका बार बार क्या करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो यानी कि आप उस किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा के बाद आपको क्या करना चाहिए कि जैसा सिखाया जा रहा है आप वैसा सीखें। अब जैसा सिखाया सीखा आपने उसका बार बार क्या करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो आप किसी भी भाषा को क्या कर सकते हैं मेरे भाई, सीख सकते हैं। तो ये क्या थे आपके, यानी कि भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक तथ्य। इसके बाद अगला पॉइंट आता है क्या, अगला पॉइंट आता है कि बोले जी भाषा की विशेषताएं भी तो होती हैं। तो भाषा की विशेषताएं, तो जो भाषा की जो विशेषताएं होती हैं मेरे भाई, वो आपकी कितनी होती हैं, वो होती है आपकी भाषा की विशेषताएं जिनकी संख्या कितनी होती है, 6। अब उनमें से देखिए जैसे पहला पॉइंट आता है आपका क्या, कि बोले जी भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए भाई कुछ छोटा बच्चा था, उस बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद क्या, कि सबसे पहले काम क्या करना, क्योंकि मेरे भाई कल भी मैंने बताया था वीडियो में कि भाषा क्या आपकी जन्मजात नहीं है। जन्मजात होती तो बच्चा पहले से सीख के आता कि मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इस प्रकार से वो कह रहा होता। लेकिन भाषा जन्मजात ना होने के कारण वो क्या करता है, भाषा यहीं सीखता है। अर्थात सबसे पहले ऐसी मान लिया बच्चे का जन्म हुआ, भैया बच्चे का जन्म मान लिया हॉस्पिटल में हुआ,
तो हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो उससे मिलने भैया क्या उसे देखने के लिए उसके रिश्तेदार पहुंचे, और रिश्तेदार जो पहुंचे तो रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो वो उस बच्चे से क्या कह रहे हैं, बोले बेटे देख तेरे पापा, ठीक है। कोई तो उस व्यक्ति को जो उसके पापा हैं वो तो बता रहे हैं उसके तो पापा कहेंगे, लेकिन क्या मान लिया उस व्यक्ति का कोई यानी कि भांजा पहुंच गया तो वो उस व्यक्ति को क्या कह रहा, मामा, या उसका कोई क्या पहुंच गया यानी कि कह सकते हैं कोई उसे क्या कह रहा, फूफा कह रहा, कोई चाचा कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो तमाम प्रकार के एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से क्या करा जा रहा है, यानी कि बताया जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि बस बच्चा वहां से क्या सुनना शुरू करता है, तो सुनना शुरू करता है तो सीधी सी बात पहला पॉइंट क्या आता है आपका कि बच्चा क्या करता है, उस भाषा को अर्जित करना शुरू करता है। अर्थात भाषा कैसी संपत्ति है मेरे भाई, तो भाषा आपकी कौन सी कैसी संपत्ति हो गई कि अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि भाषा एक ऐसी इकाई यानी कैसी संपत्ति है कि बोले इसे अर्जित करता है, अर्थात व्यक्ति क्या करता है, इकट्ठा। मेरे भाई इकट्ठा कहां से करता है, इकट्ठा कहां से कर रहा है कि उन परिवार वालों से कर रहा है, उन रिश्तेदारों से कर रहा है, उस गांव से कर रहा है, उस मोहल्ले से कर रहा है। तो इसका मतलब उन सबको मैं क्या दे दूं, एक नाम दे दिया कि अर्जित करता है संपत्ति। और संपत्ति अर्जित कहां से करता है, यह कैसी प्रक्रिया है, तो यह है भाई आपकी सामाजिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है मेरे भाई कि कहां से इकट्ठा करता है, अर्थात समाज से इकट्ठा करता है। तो इसलिए भाषा क्या हो गई आपकी, यानी कि अर्जित यानी कि सामाजिक प्रक्रिया। इसके बाद भाई तीसरा पॉइंट आता है कि देखो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है तीसरा और चौथा, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं हम। वो कैसे पढ़ते हैं कि देखो कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है, कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। अंतिम स्वरूप को आप जानते हो कि या नहीं जानते, उस बात से कोई मतलब नहीं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं ये भी सिखाऊंगा कि अंतिम ही क्यों है, और स्वरूप है तो उसे भी समझाऊंगा कि स्वरूप वो क्यों है। देखिए अंतिम स्वरूप नहीं है, तो चौथा पॉइंट आता है वो क्या है आपकी मेरे भाई, परिवर्तनशील है। कैसी है, परिवर्तनशील है। इस चीज को समझने के लिए आप मेरे भाई थोड़ी सी ये स्ट्रक्चर समझो। आप वो स्ट्रक्चर क्या है कि मान लिया सबसे पहले आपकी भाषा कौन सी थी, सबसे पहले भाषा थी आपकी संस्कृत भाषा। इस संस्कृत भाषा को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक तो भाषा हुई आपकी वैदिक और एक भाषा कौन सी हुई आपकी लौकिक। तो ये दो भाषाओं में बांटा। लौकिक के बाद आपकी कौन सी आई, तो आपकी आई प्राकृत। प्राकृत के बाद कौन सी, पाली। पाली के बाद ऐसे अपभ्रंश और सौसैनी होते हुए आवट होते हुए अंत में कहां पहुंच गए हम, अंत में पहुंच गए हम किस पर मेरे भाई, हिंदी पर। तो ऐसे ही क्या हुआ है कि देखिए जो वैदिक भाषा थी तो वैदिक भाषा बहुत कम लोगों तक ही सीमित थी। अर्थात ये कह दें कि यानी कि बहुत कम लोगों तक थी कि या तो उसे राजा का वंशज जानता था या फिर कौन सी जानता था कि जो गुरु का वंशज होता था। अर्थात आपने रामायण या महाभारत या ऐसी कोई चीजें देखी होंगी तो उसमें होता है कि आपने देखा होगा या तो शिक्षा मिलती थी किसे, कि जो गुरु का वंशज होता था, या फिर शिक्षा किसे मिलती थी, जो राजा का वंशज होता था। अब जब गुरु का राजा के वंशज को मिलता, क्या आम जनता को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था मेरे भाई? आप कहोगे बोले हो भी सके मेरे भाई, हो सके है तो एक बार बताना, अगर एकलव्य को शिक्षा मिल जाती तो वो बेचारा क्या करता, यानी कि चोरी से वो गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या क्यों सीखता, कि उसने भाई उसे चोरी करनी पड़ी शिक्षा की। क्यों? क्योंकि उसे अधिकार नहीं था, ना तो वो गुरु का वंशज था और ना मेरे भाई किसका, राजा का वंशज था। इसीलिए क्या वैदिक भाषा कुछ ही लोगों तक क्या थी, सीमित थी। उसके बाद में एकलव्य जैसे मान लिया शुभचिंतक हुए, उन्होंने क्या करा कि वैदिक भाषा को सीखा। वैदिक के बाद में वो लोगों में रहने वाला था, अर्थात लोगों की भाषा को जानता था, तो उसने दोनों भाषाओं को मिक्स करा, अर्थात वैदिक का सरलतम रूप क्या करा गया, लौकिक करा गया। तो मेरे भाई वैदिक से क्या हो गई, लौकिक। लौकिक से कौन सी हो गई, प्राकृत। प्राकृत से कौन सी हो गई, पाली। ऐसी करते करते अंत में कौन सी आ गई आपकी, हिंदी। तो इसलिए कहते हैं कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है,
अगर मेरे भाई अगर इस भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो भाषा आज भी आपकी वैदिक ही होती, आप हिंदी नहीं पढ़ रहे होते। जब भाई अंतिम स्वरूप नहीं है तो इसका मतलब इसमें क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, तो इसका मतलब भाषा आपकी क्या हो गई मेरे भाई, परिवर्तनशील हो गई। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अगला कहते हैं 5वां पॉइंट, बिल्कुल मजा आ जाएगा इसे सुन के तो, कि आप पहली बार कोई चीज सीख रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं कि इसका भाषा का अंतिम स्वरूप यानी कि क्या नहीं होता, ये लिखना था, मैं भूल गया, शायद मैं बोल तो रहा था, ठीक है, नहीं होता, लेकिन इसका क्या होता है कि मानक स्वरूप होता है। मानक क्या होता है भैया, मानक स्वरूप होता है। किसका, भाषा का। अब आप लोग कह रहे होंगे कि बोले जी अंतिम स्वरूप नहीं है, मतलब आप बता रहे हो मानक स्वरूप है। मानक क्या होता है, देखिए भाषा क्या थी आपकी, भाषा थी विचारों के आदान प्रदान के माध्यम साधन को क्या कहते हैं, भाषा। अब विचार क्या थी भाई आपकी, अधन्यतम इकाई। आज जब विचार को हमने किसका रूप दिया था, मौखिक रूप, या फिर कौन सा रूप दिया था मेरे भाई, लिखित रूप, तभी तो विचार निकल कर आए थे। अब मेरे मन में कोई विचार है, आपको पता नहीं क्या है, लेकिन मैं अपने विचार को आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं। मान लिया मैंने क्या, मैं अपने मन का विचार लिखा, यो लिख दिया, लो। अब भैया क्या ऐसा पढ़ पाओगे आप, देखो भैया ध्यान से कि क्या आप इसे पढ़ पा रहे हो, बताओ भैया मैंने क्या लिखा है। अब क्या करता हूं कि मैं अपने विचार को दूसरे रूप में लिखता हूं। अब मैंने दूसरे रूप में क्या, मैंने विचार लिखा, वीवीआर क्लासेस लिखा है, ये ठीक है। क्या लिखा है भैया, मैंने लिखा ये वीवीआर क्लासेस, ये मेरे मन का विचार था, मैंने पहले भी यही लिखा है और दोबारा भी यही लिखा है। आप इसे पढ़ पा रहे हो, क्यों पढ़ पा रहे हो, क्योंकि भाई आपके लिए ये मानक स्वरूप है, अर्थात ध्वनि को प्रतीक चिन्हों का रूप देना ही क्या कहलाता है, आपका मानक स्वरूप कहलाता है। जैसे प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रतीक चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं। प्रतीक चिन्ह कैसे, जैसे मेरी कै ध्वनि है तो मैं ऐसे बनाऊं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो व्यक्ति हिंदी जानता है उसके लिए क्या है, कै है। मान लिया आपका ए है, ए ध्वनि को कैसे बनाया जा सकता है, इस प्रकार से, अर्थात मानक का मतलब होता है कि किसी चीज को निश्चित प्रतीक चिन्ह दे देना ही क्या कहलाता है, आपका मानक स्वरूप कहलाता है। इसके बाद 5 विशेषताएं हो गई, तो मेरे भाई छठी विशेषता देखो। छठी विशेषता आपको आगे हिंदी में भी बहुत काम आएगी। वो कैसे, कि क्या है कि भाषा क्या है, हमेशा कहा जाती है कि कठिन से सरल की ओर जाती है। कहां से, कठिन से सरल की ओर जाती है। तो ये क्या है आपका मतलब, इसका ये है कि जैसे क्या मैंने भाषा टॉपिक कल लिखा, तो पिछली वीडियो में तो आपको शायद ऐसा लगा होगा कि इसकी पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, हमें नहीं आता। आपको क्या लग रहा था मेरे भाई, बहुत ज्यादा कठिन लग रहा था। लेकिन जैसे ही आपने एक एक स्टेप वाइज एक एक पॉइंट को सरलता से समझा, तो समझने के बाद अब आपको क्या लगने लगी, सरल। तो इसलिए कहते हैं कि जिस भाषा को आप नहीं पढ़ते तो वो भाषा आपके लिए कठिन होती है। जैसे जैसे आप उस भाषा को पढ़ने लगते हैं तो वो भाषा मेरे भाई आपके लिए क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। बात समझ में आ गई कि देखो मनोवैज्ञानिक तथ्य कितने हुए, 3 जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, भाषा की विशेषताएं कितनी हो गई मेरे भाई, 6 हो गई। अब इसके बाद भैया नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट भैया आपका क्या है, तो देखें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो आएगा कि भाषा का विकास क्रम। देखो यो भाई, कभी आप सोच रहे हो कि साहित्य की भाषा पढ़ा रहा हूं, तो मेरे भाई साहित्य की भाषा में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। मैं कौन सी भाषा पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पढ़ा रहा हूं कि व्यक्ति के जीवन में भाषा का विकास कैसे हुआ। तो देखिए अगला आता है कि भाषा का विकास क्रम। किसका भैया, कि भाषा का विकास क्रम। ये वो विकास नहीं है। अब इस विकास का मतलब क्या है कि व्यक्ति ने भाषा को कैसे कैसे सीखा, अर्थात व्यक्ति के अंदर भाषा का विकास मेरे भाई कैसे कैसे हुआ है। तो देखे
सबसे पहले, अब भैया जिस बच्चे का जन्म हुआ था वो हॉस्पिटल में था, तो सबसे पहले वो क्या कर रहा था, अर्थात सुनी तो रहा था कि बोले जितने लोग वो आपस में चिकड़ चिकड़ कर रहे थे कि बोले हाँ दावत दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा करो, वैसे करो, अरे बोले बड़ी अच्छी बात है, या इस तरीके की कोई भी वार्तालाप कर रहे थे। तो सबसे पहले बच्चे ने क्या शुरू करा, सबसे पहले बच्चे ने शुरू करा क्या, सुनना। भाई जैसा उसने सुना वैसा ही तो बोलेगा, अर्थात उसने क्या शुरू करा, फिर उसके बाद बोलना शुरू करा। बोलने के बाद क्या शुरू करा उसने, यानी कि पढ़ना शुरू करा। बोलने के बाद क्या शुरू करा है मेरे भाई, पढ़ना। और पढ़ने के बाद क्या शुरू करा है उसने, लिखना। तो मतलब अगर इन 4 चरणों से आप निकलते हैं तो क्या हो जाता है, आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। या फिर कहते हैं कि आप भाषा का विकास कैसे होता है व्यक्ति के जीवन में, कि सबसे पहले सुनना शुरू करता है, सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, और पढ़ने के बाद क्या शुरू करता है, वो लिखना शुरू करता है। मेरे भाई यहां तक दिख रहा होगा वैसे मुझे उम्मीद है, अगर ना दिख रहा हो तो मेरे भाई ये इधर मैंने लिखा है क्या, पढ़ने के बाद लिखना लिखा है। ठीक है, अगर इसे और ज्यादा व्यवहारिक तौर पे आप समझना चाहें तो देखो समझो कैसे। मान लिया आपने सिखाया कि आप बच्चे को रोजाना कह रहे हो, बोले बेटे तू पापा कहिए इसे, ठीक है, यानी कि ये जो व्यक्ति हैं इन्हें आपको पापा कहना है, तो किसी ने पापा कहना सिखाया तो उसने पापा सुना तो पापा ही बोला। अब अगर उसे डैडी सिखाया किसी ने तो डैडी सुना तो उसने भाई डैडी बोला। अगर पढ़ने का मतलब है किसी ने उसे क्या, ये वाला वर्ण किसी ने इसे कि बोले ये क्या है, ये ख है, तो मेरे भाई वो ख ही तो पढ़ेगा इसे। अच्छा ख पढ़ेगा, उससे कहेंगे कि बोले भैया ख लिख, तो वो ख ऐसे ही तो लिखेगा। अगर आपने उसे क बताया है तो क पढ़ेगा तो क ही तो लिखेगा। तो इसलिए ये भाषा का विकास क्रम। लेकिन इसमें एक अपवाद आ जाता है। अपवाद क्या हो जाता है कि एक लेखिका हुई हैं जिनका नाम हुआ है क्या, मौर्यम मॉन्टेसरी। क्या नाम है, मौर्यम मॉन्टेसरी। तो भैया इन चीजों को देखो नोट भी करते चलो, कभी मेरे भाई केवल कथा कथा ही सुन रहे हो कि सुनना, सुनने के बाद क्या बोलना, और बोलने के बाद क्या है लिखना, और लिखने के बाद क्या है आपका पढ़ना। तो ये बात किसने कही है, ये बात कही है आपकी मौर्यम मॉन्टेसरी ने। ठीक है, ये भाषा का विकास क्रम किसके अनुसार है, मौर्यम मॉन्टेसरी के। अगर सामान्यतः पूछ ले या वैसे ही पूछ ले कि भाषा का विकास क्रम क्या है, तो है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, और क्या है उसके बाद लिखना। इतनी बात समझ आई भाई। पहला स्टेप आपका ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, और मेरे भाई तीसरा पॉइंट ये हुआ। अब देखो चौथा पॉइंट जो आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इस क्लास की बिल्कुल जड़ है, जो आप लोगों का शायद आज तक डाउट रहता होगा, आज उसे मैं क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए मेरे भाई बात समझें कि क्या, कि देखो सब एक आता है वो भाषा का विकास क्रम पढ़ा आपने, अब पढ़ना है आपको किसका, कि बोली का विकास क्रम। किसका विकास क्रम मेरे भाई, कि बोली का विकास क्रम। बोली का विकास क्रम कैसे हुआ है, तो देखिए उस चीज को समझते हैं। बोली होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को बोलता है। तो देखो सबसे पहले तो क्या, जैसे मैं हूं या आप हो, आपको जैसी भाषा सर्वप्रथम सिखाई गई तो एक तो भाषा आप वो सीखते हो जो आपके गांव में बोली जाती है, या आपके परिवार में बोली जाती है, या आपके, एक मिनट भैया, क्या आपके परिवार में बोली जाती है, या आपके शहर में बोली जाती है, या आपके मोहल्ले में बोली जाती है। उस भाषा को कहते हैं हम कौन सी भाषा, उस भाषा का नाम होता है मेरे भाई कौन सी भाषा, आपकी मातृ भाषा कहते हैं उसे। कि मातृभाषा कौन सी हो गई, कि मां या परिवार या समाज के द्वारा सिखाई गई भाषा को क्या कहते हैं हम, मातृभाषा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका राजभाषा। कौन सी भाषा भैया, राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं, तो मेरे भाई ऐसे ही याद रखना कि आपने अपने घर की, परिवार की, गांव की भाषा तो सीख ली। मान लिया भैया आपका कोई सामान चुरा कर ले गया, या आपके साथ किसी ने कोई बदतमीजी करी, तो आप भैया थाने जाओगे, सीधी सी बात है, रिपोर्ट लिखवाने जाओगे। और रिपोर्ट लिखवाने जाओगे तो किस भाषा में रिपोर्ट लिखी जाती है, उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए। तो मेरे भाई वही भाषा तो आपकी राज्य भाषा है।
अर्थात आप जिस जगह रहते हैं वहां की राजभाषा आपको आनी चाहिए। राजभाषा का मतलब होता है कौन सी, कि प्रशासनिक कार्यों की भाषा कौन सी कहलाती है, आपकी राजभाषा। मां या परिवार या समाज की भाषा कौन सी कहलाती है, मातृभाषा। राजभाषा की प्रशासनिक कार्यों की जो भाषा होती है वो कौन सी कहलाती है, आपकी राजभाषा। मेरे भाई सारी चीजें मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, इसलिए अपनी कॉपी में भाई नोट करते रहें। जहां दिक्कत हो आप वीडियो को बैक करें, बैक करने के बाद फिर दोबारा देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। इसके बाद तीसरी आ जाती है कौन सी, आपकी आ जाती है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा भैया, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, अब मान लिया व्यक्ति जब भैया थाने तक बात पहुंच गई तो व्यक्ति अब घूमने लायक हो गया कि ना हो गया, भाई वो तो अब कहीं भी घूम सके। और जब कहीं भी घूम सके तो उस व्यक्ति को यानी कि जो देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो भाषा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताओ। आप कहोगे आनी चाहिए, तो इसीलिए तो वो कौन सी कहलाती है, राष्ट्रभाषा वो होती है जो देश के अधिकांशतः व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है, या ऐसा कह दें कि देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी कहलाती है, आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा कौन सी कहलाती है, कि प्रशासनिक कार्यों की भाषा कहलाती है। मातृभाषा कौन सी कहलाती है, मां या परिवार या समाज के द्वारा जो सीखी गई भाषा है वो कौन सी कहलाती है, आपकी मातृभाषा कहलाती है। ये पॉइंट क्लियर हैं। तो देखो अब यहां से एक चीज बताने जा रहा हूं कि हिंदी भाषा को किन किन भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा क्यों नहीं है प्राप्त, राज्यभाषा के रूप में है कि नहीं है, मातृभाषा के रूप में है कि नहीं है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। देखो भैया मैं तो कह के आपसे थक गया, आप वीडियो देख रहे हो, सब काम कर रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। पहली बात तो आप वीडियो को निकाल कर बिल्कुल मत देखना, अगर देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरे भाई एक चीज को मैं दूसरी चीज से जोड़ रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ रहा हूं तो आपका मुश्किल से 25-30 मिनट की वीडियो डल रही है। अगर तुम्हारे 24 घंटे में 25-30 मिनट ना लग रहे तो बेकार है पढ़ाई करनी। फिर अब क्या करोगे भैया, फिर ऐसा ना होगा सिलेक्शन। कभी सोच रहे हो, अब कभी तुम ये सोच रहे हो कि वीडियो बनानी मेरी मजबूरी है, बिल्कुल भी ना है, मैं कतई ना बनाऊं। मैं तो भैया वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मान लिया जो हमारे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और जिन्हें अपने भविष्य को लेकर फिक्र है, जिन्हें पता है कि नौकरी की अहमियत क्या होती है, तो मेरे भाई उन लोगों को रिवीजन के तौर पे, जो लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, जिन लोगों को हिंदी पढ़ना बहुत कठिन लगता है, मैं उन लोगों के लिए सरल रूप में लेके आ रहा हूं। तो मेरे भाई अगर किसी वजह से, अगर मेरी वजह से अगर एक का भी उद्धार होता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं जितना पसीना निकल रहा है सारे का सारा वसूल हो जाएगा उसी में। लेकिन आप एक बात समझो कि जब आप वीडियो देख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, मेरे भाई ऑफलाइन में तो आप फीस जमा करते हो, वहां भी तो कुछ ना कुछ देते हो। तो मैं तो आपसे कुछ मांगता ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ क्या करें, वीडियो अच्छी लगा करें मेरे भाई, एक कमेंट लिखा करो बढ़िया सी, उसके बाद एक लाइक भी करा करो। और जो बिना वीडियो देखे, मतलब जो बिना लाइक करे और बिना भैया उसे कमेंट लिखे, अब क्या कर रहे हैं कि मतलब वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे भाई वो कहीं ना कहीं विश्वासघात कर रहे हैं। मेरे भाई गुरु दक्षिणा होती है, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो आपके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक है और कमेंट है। और जो लोग बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे भाई आप सब्सक्राइब करो। तो इससे क्या होगा कि हमें भी लगेगा कि बोले हाँ यार हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा कुछ ऐसा लग रहा है कि बोले हमसे लोग जुड़ रहे हैं, तो मेहनत करने का और ज्यादा मन करेगा। आप मेरी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे होगे। मेरी बस की बात ये नहीं है कि बोले हाँ इतने लाइक कर दो, इतने शेयर कर दो, इतने वो कर दो। भाई इस चीज की, ये चीजें मुझे ऐसी लगती हैं कि जबरदस्ती का दिखावा है। अगर आप करेंगे तो आपका ये काम जो है, जो सब्सक्राइब करने का है, या आपको वीडियो शेयर करने का है, लाइक करने का, कमेंट करने का, उससे कुछ नहीं है, एक एनर्जी मिलती है। आपकी कमेंटें पढ़ते हैं तो वीडियो के बाद तो ऐसा लगता है यार कितनी जल्दी दूसरी वीडियो बना के डाल ले, और अच्छी अच्छी कमेंटें पढ़ने को मिलेंगी, और ऐसा लगेगा कितने लोगों ने देख लिया यार सही पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब बढ़िया आ रहा, मजा आ रहा।
तो ये लगता है, बाकी भैया आपकी इच्छा है। अपना टॉपिक करते हैं शुरू। देखो, एक कहा गया क्या है इसमें, मातृभाषा, एक क्या कहा गया, राज्यभाषा, एक क्या कहा गया मेरे भाई, राष्ट्रभाषा। तो मातृभाषा आपको पता है माया परिवार द्वारा सिखाई गई। राज्यभाषा कौन सी है कि प्रशासनिक कार्यों की भाषा है। राष्ट्रभाषा कौन सी है कि देश के अधिकांशतः व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, या देश में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है, राष्ट्रभाषा। जो आपकी हिंदी भाषा, अब पहुंचते हैं हम हिंदी के मेन टॉपिक पर। अब पढ़ेंगे हम भाषा में से भी कौन सी, हिंदी भाषा। अभी तक हम अध्ययन किसका कर रहे थे, इंग्लिश का कर रहे थे, गणित का कर रहे थे, आपकी तुर्की का कर रहे थे, उर्दू का कर रहे थे, तमाम भाषाओं का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन अब बात कर रहे हैं किसकी, एक मेन की, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, आज हम बात कर रहे हैं किसकी, अपनी हिंदी की, अपनी मातृभाषा की, यानी कि जो क्या हमारी मातृभाषा है उस हिंदी की बात कर रहे हैं। तो ये हिंदी क्या है, हिंदी को किसके, मातृभाषा और राज्यभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। वो क्यों, क्योंकि देखें आपको जब यानी कि मांग करी गई कि हिंदी को मातृभाषा, राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्रदान करें, तो कहा गया कि मातृभाषा, बोले हाँ जी आप मातृभाषा पहले हिंदी सीखते हो तो हम आपकी हिंदी को मातृभाषा का दर्जा प्रदान कर देते हैं। आप राज्यभाषा अर्थात आपके प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में हो सकते हैं, जिस भाषा को आप जानते हैं, आपके प्रशासनिक कार्य भी उसमें होंगे। इसके बाद कौन सी, राष्ट्रभाषा, बोले राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा क्यों नहीं मिला। तो मेरे भाई एक बात आपको पता होगी कि हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर कितने को, 1949 को मातृभाषा राज्यभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्रदान नहीं किया गया। वो क्यों, क्योंकि भैया देश कब आजाद हुआ है, 1947 में। और 1947 में आजाद हुआ था, और उस टाइम पे क्या कंडीशन बनी हुई थी कि देखो, एक तो क्या अंग्रेजों का शासन तो था ही, लेकिन अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे क्या हो गया कि मेरे भाई धर्म, जातिवाद बहुत भयंकर रूप ले चुका था। उस टाइम पे क्या था कि एक लोगों की सोच बन गई थी, जो हिंदू है वो हिंदी भाषा पढ़ेगा, जो मुस्लिम है वो क्या उर्दू पढ़ेगा, जो आप ब्राह्मण है वो संस्कृत पढ़ेगा, जो भैया अंग्रेज रह गए थे कोई छोटे मोटे तो वो अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो उसी प्रकार से क्या करा गया कि ये कहा गया कि अगर हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को दर्जा प्रदान कर दें तो एक जातिवाद का रूप अपनाया जाएगा, और जातिवाद के कारण देश में दोबारा से हिंसा जैसा माहौल बन जाएगा। इसलिए मेरे भाई राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। अब इसका संवैधानिक दर्जा क्या है कि संविधान में इसका दर्जा कहां प्राप्त हुआ है, तो संवैधानिक दर्जा देखूं तो किसका मेरे भाई, किसका, यानी कि संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा किसका, कि हिंदी का संवैधानिक दर्जा क्या है। तो देखिए वो आपका संविधान की अनुसूची कौन सी आती है, संविधान की अनुसूची है आपकी कौन सी, अनुसूची 8 और के भाग 17 में, के भाग कितने में मेरे भाई, भाग 17 में कितनी भाषाओं का अध्ययन होता है कि भाई 22 भाषाओं का अध्ययन होता है। और भाई आपका अनुच्छेद जो आप आर्टिकल पढ़ते हैं वो कितना है, 343 से 351 तक क्या है मेरे भाई, ये वर्णित है। क्या है, 343 से 351 तक किसका भाई, भाषा का जिक्र हुआ है, और वो किस रूप में हुआ है, मातृभाषा के और राज्यभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्रदान नहीं किया गया। यहां मेरे भाई इस प्रकार से करने के बाद ये टॉपिक आपका भाषा वाला आज समाप्त हो जाता है। आपको मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन मेरी बात एक और ध्यान पूर्वक समझ लें। कल जो टॉपिक लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे हम हिंदी, और हिंदी का जन्म कैसे हुआ, हिंदी शब्द कैसे बना, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, और शुरू करेंगे उसके साथ ही वर्णमाला। कौन सा टॉपिक मेरे भाई, वर्णमाला। कल की क्लास में आपको वर्णमाला देखने को मिलेगी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं अगर किसी ने कभी वर्णमाला ना पढ़ी हो, अगर मेरे भाई उंगलियों पे वर्णमाला ना करा दूं तो आप बिल्कुल वीडियो मत देखना, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो भैया वीडियो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं।